रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ समय पहले एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, वहां से बाजार को अच्छा सहारा भी दे रहा है। कुछ लोग तो अनुमान लगा रहे हैं कि एक नई जोन में जाने के लिए तैयार है रिलायंस, बट क्या सच में ऐसा है? पहले ऊपर जाएगा या फिर गिरावट के भी ट्रेंड आ सकते हैं बुल वर्सेस बेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। और हमारे साथ तैयार हैं नुपुर और साथ ही आशीष बात करने के लिए कि माफ कीजिए वरुण, ये तो वरुण का ही स्टॉक है बल्कि इनफैक्ट। और वरुण, हर बार की तरह इस पर भी इसमें भी बेयर है? इस बार भी मुझे बेयर बना दिया गया है, नुपुर जी बुल बनी है। चलिए तो बुल से करते हैं शुरुआत, क्योंकि स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में रहा है। नुपुर बताएं। बिल्कुल, स्टॉक काफी मोमेंटम में रहा है और आज सुबह हमने देखा कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से टारगेट अपग्रेड भी आया है स्टॉक पे। और इस रैली की भी बात करें तो इस स्टॉक से काफी कंट्रीब्यूशन आते दिखा है। इस हफ्ते ये स्टॉक करीबन 7% ऊपर होगा। इस साल में इस स्टॉक ने करीबन 15.5% का रिटर्न दिया। अब ब्रोकरेज हाउस और सबका यही मानना है कि जिस हिसाब से सिंगापुर GRM में उसमें गिरावट होती दिखी है, अगर उस पर बात करें तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है अब उसे हटाने की पूरी कोशिश होगी। और हो सकता है कि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटती है तो कंपनी के जो मार्जिन है वहां पे काफी इंप्रूवमेंट आते दिखेगा। जैसे कि हमने थोड़ा टाइम पहले देखा था कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टील पर थी वो विड्रॉ की गई थी, क्योंकि वहां पे प्राइसेस करीबन 24% से घटे थे उनके पीक लेवल से। वैसा ही कुछ आज सिंगापुर GRM का, अगर ये प्राइस कम होते हैं और होते हैं यहाँ से, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी के पूरे चांसेस है कि वो हटा दी जाएगी और मार्जिन काफी इंप्रूव होंगे। देखिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाना ये एक अनसर्टेनिटी है, हटेगी नहीं हटेगी ये तो सरकार ही बता सकती है। और ये सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है जो इस स्टॉक पे हमेशा रहेगी। और वैसे भी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है या फिर विंडफॉल टैक्स गेन जो हम बोलते हैं, वो हटेगी कब? जब कच्चे तेल का दाम गिरेगा। अगर कच्चे तेल का दाम यहाँ से और गिरता है, GRMs और गिरते हैं, तो फंडामेंटली इन कंपनीज के लिए वैसे भी खराब ही है। तो डबल वैमी है, या तो एक्सपोर्ट ड्यूटी घट जाए तो इनको सोच रहे हैं कि फायदा होगा, लेकिन वो तब होगा जब GRM घटेंगे। तो दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो इनके लिए तो नेगेटिव ही है। इनके लिए नेगेटिव है या ये पता नहीं, लेकिन अगर आपने फंडामेंटल्स की बात की तो स्टॉक पे देखे तो काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का। चाहे वो जियो का बिजनेस हो, रिटेल का बिजनेस हो, कंपनी अपना काफी हद तक इन्वेस्टमेंट 5G की तरफ भी करे और काफी अगर दूसरे प्लेयर से भी कंपेयर करे तो काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आती है यहाँ पर भी। इनफैक्ट उनका जो ग्रीन एनर्जी की तरफ रुख बढ़ा है वो भी काफी ज्यादा है। काफी इन्वेस्टमेंट्स किए कंपनी ने और जिसके रिजल्ट आने वाले कुछ सालों में दिखेंगे। डेफिनेटली काफी डाइवर्सिफाइड कारोबार है इनका, लेकिन कुछ ज्यादा ही डाइवर्सिफाइड कारोबार है, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और डाइवर्सिफाइड कारोबार होने का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके जो फ्री कैश फ्लो जनरेट होने हैं उसमें देरी आती है। और ये इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, जो कि एनालिस्ट भी साइड कर रहे हैं कि फ्री कैश फ्लो जो है वो शायद इस कंपनी का और डिले होते हुए नजर आ सकता है। वैसे भी डिजिटल कारोबार जो इन्होंने शुरू किया उसमें आरपूस में उस तरह की बढ़ोतरी नहीं देखने मिली जिस तरह की बढ़ोतरी का अनुमान था, और कहीं ना कहीं उससे भी लोगों को थोड़ी बहुत निराशा ही है। तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो है वो फंडामेंटल्स को खराब कर देता है। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है और आरपो की बात हुई है तो वहां पे भी अब कंपनी ने जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ाना शुरू किए तो वहां भी इंप्रूवमेंट आएगा। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफी कंसिस्टेंसी रहती है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। और पिछले 5 साल का भी अगर डेटा निकाल के देखें और रेवेन्यूज की बात करें तो कंपाउंडेड बेसिस पे करीबन 18% की ग्रोथ आती है टॉप लाइन पे। मार्जिन भी देखें तो कंपनी मेंटेन रखती है 15 to 16%। और रिटेल में तो काफी स्ट्रॉन्ग मार्जिन आते हैं कंपनी के। और जो मुनाफा होता है वहां पर भी कंपाउंडेड ग्रोथ करीबन 14% की रही है पिछले 5 साल में। डेफिनेटली ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर की है, लेकिन एक दिक्कत की बात इस कंपनी के साथ है और वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। आप देख रहे हैं किस तरह से ग्लोबली हालात खराब है, उसका एक इंपैक्ट जो है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पे साफ देखने मिलता है, खासकर इन कंपनी के ऑयल एंड गैस कारोबार पे, जो कि हाल फिलहाल में हमने देखा भी है। जहां तक घरेलू कारोबार का बात है, जिसके ऊपर सबके सब सबसे ज्यादा बुलिश है जियो का कारोबार, वहां अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिशन तगड़ा है। अब देखिए भारतीय एयरटेल स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मार्केट शेयर गेन करते जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए वो दिक्कत की बात हो सकती है। और वैसे भी आप देखेंगे तो जियो में कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि सबसे सस्ता हम देंगे, यानी कि प्रीमियम पे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। सस्ते की भी बात करते हो आप, मार्जिन की भी बात करते हो, तो मैं मार्जिन का पॉइंट उठा लेती हूँ यहाँ पर। जिस हिसाब से ग्लोबल का भी आपने पॉइंट बोला तो वहां पे जो डीजल्स की स्प्रेड है वो काफी एलिवेटेड लेवल्स पे और जो इन्वेंट्री है वो काफी लो लेवल पे, तो एक काफी पॉजिटिव पॉइंट आता है। और जेफरीज का भी यही मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में इससे काफी बूस्ट मिलेगा कंपनी के एबिटा मार्जिन को। करीबन 5% की सीधी सीधी ग्रोथ यहाँ से दिखेगी, इसीलिए उन्होंने कंपनी के ऊपर जो लक्ष्य उनका बढ़ाया है और टारगेट उनका फिलहाल 3100 का है स्टॉक पर। लेकिन देखिए मैक्वेरी का टारगेट देखिए 2000 रुपए का है, यानी कि यहाँ से करीब 600-700 रुपए के आसपास के डाउनसाइड जो है मैक्वेरी देख रहा है, अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहा है। और मैक्वेरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पेटीएम पे 450 का टारगेट इन्होंने दिया था और आपने देखा पेटीएम का हाल क्या हुआ है।
रिलायंस का सपोर्ट बहुत जरूरी है वरुण, इस बुल को अगर आप सस्टेन करें। हर बार आपकी बात मान ली तो कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा इस बाजार में, बट 2000 का टारगेट कुछ ज्यादा ही दूर हो जाता है कंसिडरिंग 2700 पर है रिलायंस। आई थिंक इनके रिसेंटली वो पीवीसी के प्राइसेस में भी बढ़ोतरी करी है, लंबे समय बाद वहां पर बढ़ोतरी की है। तो फिलहाल तो सब कुछ रिलायंस के लिए ठीक ठाक दिख रहा है, बट नजर रखेंगे इस काउंटर पर।